हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल पीजीटी कॉमर्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली से आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड। जब कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को एक बार में ही पेमेंट करती है, ठीक है, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, एक सिंकिंग फंड बनाती है। तो उस केस में हमें क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये सिंकिंग फंड क्या होता है। बच्चों, आपने डिबेंचर रिडम्पशन फंड के बारे में पढ़ लिया है पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। ये डिबेंचर रिडम्पशन फंड का दूसरा नाम ही सिंकिंग फंड है। सिंकिंग फंड को डिबेंचर रिडम्पशन फंड भी कहा जाता है। मैं आपको एक कहानी की फॉर्म में इसको समझाती हूँ। बच्चों, ये हमारी कंपनी है। कंपनी क्या करती है, डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर्स इशू कर देती है, ठीक है। और मान लीजिए कंपनी ने 5 साल बाद इन डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करनी है। तो 5 सालों बाद एकदम से कंपनी के पास पैसा कहाँ से आएगा जो ये कंपनी ने इनको वापस करना है। तो 5वें साल में क्या होगा, कंपनी के ऊपर बर्डन पड़ जाएगा कि हमने इनको पैसा वापस करना है। तो बच्चों, कंपनी क्या करती है, जो उसके प्रॉफिट्स होते हैं, मतलब कंपनी के पास जो उसका सरप्लस वाला मटका होता है, तो कंपनी उसमें से कुछ प्रॉफिट्स हर साल निकालती रहती है अपने सरप्लस वाले मटके में से, ठीक है। और उस सरप्लस वाले मटके में से प्रॉफिट निकालकर कंपनी क्या करती है, अपने सिंकिंग फंड वाले मटके में डाल देती है। कंपनी ने क्या किया, साल के एंड में कुछ जो प्रॉफिट्स हैं वो निकाल कर कहाँ डाल दिए, सिंकिंग फंड में। जब सबसे पहले कंपनी ये स्टार्ट करती है, और अब इस सिंकिंग फंड में पैसा हमने डाल दिया बच्चों, ठीक है। अब ये पैसा अगर हम कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जो ये सिंकिंग फंड में हमने पैसा ट्रांसफ़र किया है उसको हम आगे इन्वेस्ट कर देते हैं कुछ एसेट्स में बिजनेस के बाहर, जिसे बोला जाता है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है बच्चों। ये है हमारी पहले साल की कहानी, जब कंपनी प्रॉफिट्स निकालती है अपने सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, और उसके बाद वो पैसा सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर देती है, और वो जो सिंकिंग फंड वाला पैसा है कंपनी आगे इन्वेस्ट कर देती है ताकि कंपनी को कुछ इनकम होती रहे। अब दूसरे साल क्या होगा, ये जो कहानी है वो फर्स्ट ईयर की है। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, कंपनी ने जो ये पैसा लगाया है, कंपनी ने जो ये पैसा लगाया है इन्वेस्टमेंट्स में, कंपनी को क्या होगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो कंपनी को इनकम हो जाएगी। कंपनी क्या करती है, ये इंटरेस्ट का पैसा बिजनेस में लगाने की बजाय, ठीक है, कंपनी को जो ये इंटरेस्ट मिला है दूसरे साल, यहाँ से कहानी शुरू हो गई हमारी सेकेंड ईयर की। तो कंपनी क्या करती है, ये इंटरेस्ट वाला पैसा भी सिंकिंग फंड वाले मटके में डाल देती है। मतलब वो पैसा बाहर निकालने की बजाय उस पैसे को भी वो क्या करती है, दूसरे साल सिंकिंग फंड में डाल देती है, ठीक है। और उसके बाद फिर वो क्या करती है, प्रॉफिट्स में से कुछ पैसे निकालती है, वो सिंकिंग फंड में डाल देती है। देखो बच्चों, अब इस साल जो सेकेंड ईयर है कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है। एक तो जो उसने सरप्लस वाले अकाउंट से जो पैसा सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किया है, प्लस जो ब्याज उसने सिंकिंग फंड में लगाया है, मतलब सरप्लस प्लस इंटरेस्ट। दूसरे साल हमारे पास सिंकिंग फंड में दो चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई हैं। तो कंपनी क्या करेगी, दूसरे साल इन्वेस्टमेंट में ये दोनों अमाउंट जो होंगी वो क्या करेगी, कंपनी इन्वेस्ट कर देगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में। मतलब ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। कंपनी हर साल अपने सरप्लस अकाउंट में से पैसा निकालेगी,
सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करेगी और उससे वो क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट खरीद लेगी। वो इन्वेस्टमेंट्स खरीदने के बाद उसको उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको भी वापस कंपनी क्या करेगी, सिंकिंग फंड में डालेगी और उसे भी क्या कर देगी, री इन्वेस्ट कर देगी। ये प्रोसेस हर साल चलती रहेगी जब तक कि लास्ट ईयर नहीं आ जाता हमारे पास डिबेंचर्स को पेमेंट करने का। ठीक है, तो मैं आपको जो इतनी कहानी समझाई है मैंने, इसकी आपको जर्नल एंट्रीज करवाती हूँ। आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। बच्चों, सबसे पहला साल है, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था कि सबसे पहले कंपनी क्या करती है, अपने सरप्लस अकाउंट से पैसा निकाल कर किस में ट्रांसफ़र करती है, सिंकिंग फंड में। तो हमने सरप्लस अकाउंट से पैसा निकाला है, तो सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से पैसा निकाल लिया है और हमने किस में ट्रांसफ़र किया है, सिंकिंग फंड अकाउंट में। तो सिंकिंग फंड अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। इसे हम डिबेंचर रिडम्पशन फंड भी कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में उन्होंने ये दे रखा है कि डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र की गई है, तो आपने डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट लिखना है। अगर क्वेश्चन में आपको सिंकिंग फंड लिखा है तो आपने वहाँ पर उसको सिंकिंग फंड लिखना है। अब बात ये आती है कि कितनी अमाउंट जो है वो प्रॉफिट्स में से हर साल निकाली जाए ताकि 5 साल बाद जो हमारे पैसे हैं वो पूरे हो जाएं। तो वहाँ पर एक एन्युटी टेबल हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया होगा कि अगर हम आज 1 रुपया निकालते हैं, ठीक है, 1 रुपया निकाल कर बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो 5 साल बाद मान लीजिए 5 रुपये बन जाते हैं। तो हमने आज 1 रुपया निकालना है बिजनेस में से, तो वो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। बाकी जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो हमने अमाउंट निकालनी है सरप्लस ऑफ P&L अकाउंट से निकाल कर सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करनी है, वो कैसे निकाली जाती है। या तो क्वेश्चन में आपको निकाल कर दे रखी होगी या आपको निकालनी होगी। उसके बाद है बच्चों हमारे पास सेकंड स्टेप। हमने अब क्या करना है, जो ये सिंकिंग फंड में हमने पैसा ट्रांसफ़र किया है उससे हमने इन्वेस्टमेंट्स खरीदनी है। तो अब अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द इन्वेस्टमेंट, जो पैसा हमने यहाँ पर निकाला है सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल कर सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किया है। तो सिंकिंग फंड की जो अमाउंट है उससे हम क्या करेंगे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स परचेज कर लेंगे। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। पैसे हमारे पास से चले गए तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। तो बच्चों ये 2 एंट्रीज पास होंगी पहले साल जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सेकेंड ईयर या आने वाले सालों में क्या एंट्रीज पास की जाएंगी, एक्सेप्ट लास्ट ईयर को छोड़कर। देखो बच्चों, अब यो हमने ये इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हैं, उसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले ब्याज मिलेगा। तो सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे उस ब्याज को प्राप्त करने की। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट हमारे पास आ गया तो बैंक अकाउंट क्या हो गया, यहाँ पर डेबिट हो गया टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारी इनकम है तो इस वजह से ये क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये इंटरेस्ट हमें मिल रहा है उसे हम क्या करेंगे, सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उसके बाद हम एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट ट्रांसफ़र टू द सिंकिंग फंड अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर ये इनकम हमारी क्रेडिट है, जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, डेबिट हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सिंकिंग फंड हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद कंपनी दूसरे साल क्या करेगी, फिर सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा निकालेगी और किस में ट्रांसफ़र करेगी, सिंकिंग फंड में। तो ये वही एंट्री आ गई जो हमने पहले साल पास की है, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमारे पास जो दूसरे साल में पैसा है
एक तो जो ये सरप्लस वाला पैसा है वो है जो हम हर साल किश्त निकाल रहे हैं प्रॉफिट में से, प्लस जो ये हमें इंटरेस्ट मिला है। तो दूसरे साल जो हम इन्वेस्टमेंट्स लेंगे वो जो ये सरप्लस अकाउंट में जो अमाउंट है प्लस जो ये हमें ब्याज मिला है, इन दोनों को मिलाकर जो अमाउंट बनेगी उससे हम इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी, एंट्री तो वही होगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन जो यहाँ पर अमाउंट आएगी वो कितनी होगी, जो सिंकिंग फंड में हमने यहाँ पर अमाउंट ट्रांसफ़र की है प्लस जो ये इंटरेस्ट हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है, इन दोनों को मिलाकर वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। तो ये एंट्रीज बच्चों आने वाले सालों में पास होती जाएंगी। हर साल जितना हमें ब्याज मिलेगा, जितनी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाली होगी वो अमाउंट हम क्या करेंगे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते जाएंगे। तो अब इसके बाद क्या होगा, लास्ट ईयर आ गया, 5 साल पूरे हो गए, तो 5वें साल में डिबेंचर होल्डर्स हमारे पास आ जाएगा, वो कहेगा अब हमें पेमेंट करो। ठीक है, तो उनकी पेमेंट करने से पहले हम लास्ट ईयर क्या क्या एंट्रीज पास करेंगे। तो लास्ट ईयर भी हमें क्या होगा, सबसे पहले सेकेंड ईयर की तरह जो ये सेकेंड ईयर में हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वही इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा, तो हम उसकी एंट्री पास करेंगे। उसके बाद वही हम जो इंटरेस्ट है वो किस में ट्रांसफ़र करेंगे, सिंकिंग फंड में। जो ये सेकेंड एंट्री हमने यहाँ पर पास की है वही एंट्री हमने दोबारा पास करनी है। लेकिन अब जो ये है लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर तो अब हमें डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो ये इंटरेस्ट होगा क्या हम उसको दोबारा इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में, नहीं, उसको हम इन्वेस्टमेंट्स में दोबारा इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर तो हमें पैसा चाहिए। तो इसका मतलब जो ये इन्वेस्टमेंट्स की एंट्री होगी लास्ट ईयर वाली पैसा इन्वेस्ट करने की वो नहीं होगी, लेकिन हम क्या करेंगे, वही एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट में से पैसा निकालने की, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि लास्ट ईयर हमने इन्वेस्टमेंट खरीदनी नहीं है क्योंकि हमें डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए पैसा चाहिए। तो इस साल हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर जो इन्वेस्टमेंट हमने अब तक खरीदी हैं वो सारी बेच देंगे। बेचकर क्या होगा, हमारे पास पैसे आ जाएंगे, तो बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट हमारे पास से चली जाएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। ठीक है, अब जो ये हमने इन्वेस्टमेंट्स बेची हैं बच्चों, हो सकता है हमने प्रॉफिट पर बेची हो सकता है हमें लॉस हो गया हो। अगर जो ये हमने इन्वेस्टमेंट्स बेची हैं उसके ऊपर हमें प्रॉफिट हो जाता है तो उसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। ठीक है, अगर हमें लॉस हो गया तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, रिवर्स कर देंगे हम इस एंट्री का, मतलब सिंकिंग फंड अकाउंट फिर डेबिट हो जाएगा और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 स्टेप्स कंप्लीट। अब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने से पहले हमने सारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, अमाउंट ड्यू हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स को, ये एंट्रीज भी हमने पहले ही कर ली हैं अमाउंट ड्यू करने की। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, अगर कोई प्रीमियम उनको देना है रिडम्पशन के टाइम पर वो भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे। तो ये एंट्री भी हमने पहले कर रखी है, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद अब डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट हो गई, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में किया था कि जो DRR होता है उसे हमें किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है, रिडम्पशन करने के बाद जर्नल रिजर्व में। तो यहाँ पर जो सिंकिंग फंड है उसे हम जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, जितनी डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है, जितना हमने उनको पैसा वापस किया है। लेकिन जो ये हमने सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स का जो प्रॉफिट था हमने सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किया है बच्चों, वो ये बात ध्यान में रखनी है हमें, वो जर्नल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना, वो कहाँ ट्रांसफ़र करना है, हमने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्यों,
क्योंकि वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट्स है, कैपिटल गेन है, इन्वेस्टमेंट्स को बेचने पर हमें मिला है और उसका इस्तेमाल हर किसी काम के लिए नहीं हो सकता है। तो इस वजह से वो वाला गेन हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो टोटल ये हमको 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं जब हमने सिंकिंग फंड क्रिएट करना है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो आइए अब हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। बच्चों अभी हमने सिंकिंग फंड का कंसेप्ट कर लिया, हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। इसको हम समझते हैं और फिर इसके बाद हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहले हमें क्या कहा गया है कि एक अपोलो लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, और अपोलो लिमिटेड कंपनी ने 1 अप्रैल 2007 को कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं। कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं बच्चों, 2000 डिबेंचर्स, ठीक है, और 100 रुपीज़ का जो है वो एक डिबेंचर है। कंपनी ने इनको पैसा वापस करना है 3 साल बाद करना है, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बाद कंपनी ने इनको पैसा वापस करना है। क्या कहा गया है, एट पार पर वापस करना है, मतलब सम मूल्य पर शोधन करना है इसका। और इसके लिए कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि कंपनी एक सिंकिंग फंड बनाएगी, ठीक है। कंपनी सिंकिंग फंड बनाएगी मतलब हर साल के एंड में कुछ अमाउंट सिंकिंग फंड में कंपनी ट्रांसफ़र करती रहेगी, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, जब तक उनकी रिडम्पशन नहीं हो जाती। और जो ये पैसा है कंपनी बाहर इन्वेस्ट करेगी, ठीक है, और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी को कितने % इंटरेस्ट मिलेगा, 4% कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास एक एन्युटी टेबल दिया गया है, एन्युटी टेबल दिया गया है, उसमें बताया गया है कि अगर आज हम 0.320348 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम आज 0.320348 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट में, और उसके ऊपर हमें 4% जो ये ब्याज है वो मिलने के बाद वो 3 साल बाद कितने रुपए बन जाएंगे, 1 रुपया बन जाएगा। मतलब 3 साल बीतने के बाद वो 1 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर हम आज 0.3 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो वो 3 साल बाद ब्याज ऐड होने के बाद कितने रुपए बन जाएंगे, 1 रुपये। तो हमें कितने रुपए चाहिए 3 साल बाद, 2000 डिवेंचर्स है और 100 रुपये का एक है, एट पार पर तो हमें 2 लाख रुपया चाहिए। तो इसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा कि हमें आज सिंकिंग फंड में कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। तो बच्चों वो अमाउंट कैसे निकलती है जो सरप्लस अकाउंट से निकालकर हम सिंकिंग फंड में डालते हैं, ठीक है। तो जितनी हमने रिडम्पशन करनी है, जो अमाउंट है ये कितने की है, 2 लाख रुपए की। हमें 3 साल बाद 2 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये देखना है कि हमें आज कितने रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर 3 साल बाद 1 रुपया बनता है कोई अमाउंट, तो उसके लिए आज हमें इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं 0.32। तो 3 साल बाद हमें 2 लाख रुपए चाहिए, तो उसके लिए हमें आज कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, 2 लाख इंटू 0.32। मतलब जो ये एन्युटी टेबल की वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो डिवेंचर्स की वैल्यू है जो हमने रिडीम करने हैं। तो ये अमाउंट आ गई 64070, ठीक है। ये वो किस्त आ गई जो हर साल हमने निकालनी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ये अमाउंट हम हर साल निकालेंगे, किस में से, सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकाल कर किस में ट्रांसफ़र करेंगे, सिंकिंग फंड में। तो यहाँ पर हम तारीख लिख लेते हैं। ये आ गई 31 मार्च 2008, ये 31 मार्च 2009 और ये 31 मार्च 2000। जब हमने किस्त निकालनी है, और जो इंटरेस्ट होगा बच्चों वो हमें कब मिलेगा, पहले साल तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं, 31 मार्च 2008 को तो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो ये जो 4% इंटरेस्ट है ये कब मिलेगा, दूसरे साल और तीसरे साल।
दूसरे साल भी कब मिलेगा? 31 मार्च 2009 को, और तीसरे साल भी हमें 4% इंटरेस्ट मिलेगा 31 मार्च 2010 को। तो क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से मेरे साथ समझना है। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। जब हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो ये तो बड़ी सिंपल एंट्रीज हैं, आपको आती ही हैं, आपने पहले बहुत बार कर ली हैं। 1 अप्रैल को हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो पहली एंट्री क्या होगी? पैसा हमारे पास आ गया, तो बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या होगा? डेबिट होगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 2000 डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर 100 रुपये का है, तो टोटल ये हो गया हमारे पास 2 लाख रुपए। उसके बाद जो ये डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाली अमाउंट है बच्चों, वो हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे? डिबेंचर्स अकाउंट में। डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट 2 लाख रुपीज़। तो ये जर्नल एंट्रीज हो गई डिबेंचर्स को इशू करने की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले 31 मार्च 2008 को हम क्या करेंगे? सिंकिंग फंड में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे? 64,070 रुपीज़। तो उसकी जर्नल एंट्री आपको पता ही है कि क्या होगी जब हम सिंकिंग फंड में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। तो सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र होगी? जो यहाँ पर हमने निकाली है एनुअल टेबल का इस्तेमाल करके, 64,070 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो हमने ये सिंकिंग फंड में पैसा ट्रांसफ़र किया है, वो पैसा हम क्या करेंगे? इन्वेस्ट कर देंगे, उससे हम इन्वेस्टमेंट खरीद लेंगे। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री क्या होती है? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसे हमारे पास से चले गए। कितनी अमाउंट है जो हमने सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र की है? 64,070 रुपीज़। तो ये बच्चों हो गई हमारी फर्स्ट ईयर की एंट्रीज कंप्लीट। ठीक है, अब सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया हमारा। जो हमने पहले साल पैसा इन्वेस्ट किया है, सबसे पहले उसके ऊपर हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 4% इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम उसकी एंट्रीज पास करेंगे 31 मार्च 2009 को। एक साल बाद हमें इंटरेस्ट मिलेगा। हमने पैसा 31 मार्च 2008 को इन्वेस्ट किया है, तो 31 मार्च 2009 को हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट मिलेगा, उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे? 64,070 का हम कितने % कर देंगे? 4%। तो ये इंटरेस्ट आ गया 2563। ठीक है, तो हमने ये इंटरेस्ट विड्रॉ नहीं करना है, बाहर नहीं निकालना है, ये वापस हमने क्या करना है? इस इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर देना है। तो उसकी एंट्री क्या होगी? ये इंटरेस्ट यहाँ पर क्रेडिट है, तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स डेबिट हो जाएगा टू सिंकिंग फंड अकाउंट। टू 563। ठीक है बच्चों, ये हो गई इंटरेस्ट पास करने की एंट्री। उसके बाद इस साल फिर हम क्या करेंगे? पहले साल की तरह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा निकालेंगे और किस में ट्रांसफ़र कर देंगे? सिंकिंग फंड में। तो वही एंट्री हमने दोबारा से करनी है। सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। कितना? 64,070 रुपीज़। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इस साल इन्वेस्टमेंट्स खरीदेंगे। इन्वेस्टमेंट्स खरीदेंगे तो उसकी हम एंट्री पास करेंगे इन्वेस्टमेंट्स खरीदने की। तो उसकी एंट्री बच्चों क्या होगी हमारे पास, जब हम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स खरीदेंगे। अब ये ध्यान रखना है, ये दूसरा साल है जब हम इन्वेस्टमेंट्स खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स खरीदी जाएंगी वो कितने की खरीदी जाएंगी, जो ये हमें इंटरेस्ट मिला है, हमने सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किया है, इंटरेस्ट प्लस जितनी अमाउंट हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाली है। तो टोटल अमाउंट फिर कितनी हो जाएगी, 64,070 प्लस 2,563। तो ये हो गया 66,633। तो इस साल हमारी जो इन्वेस्टमेंट खरीदी जाएंगी इस अमाउंट से, टू बैंक अकाउंट पैसा हमारे पास से चला गया, ठीक है बच्चों। तो अब आ गया हमारे पास थर्ड ईयर मतलब 31 मार्च 2010। तो अब इस साल हमें जो इंटरेस्ट रिसीव होगा इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर वो कितना होगा। देखो बच्चों, एक तो हमने पहले इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हैं यहाँ पर, ठीक है, 64,070 रुपीज़ की, और उसके बाद 66,633 की। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी हमें उसके ऊपर क्या होगा, ब्याज मिलेगा, जो हमने पहले साल खरीदी हैं प्लस जो हमने दूसरे साल खरीदी हैं। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और उसके ऊपर हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। तो बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या होगा, डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले 64,070 जो हमने पहले साल इन्वेस्टमेंट खरीदी प्लस जो हमने दूसरे साल खरीदी उसका कितने परसेंट करेंगे हम, 4% कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास 5,228 रुपीज़, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट को हम सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स, ये डेबिट हो गया टू सिंकिंग फंड अकाउंट 5,228, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमने क्या करना है, लास्ट ईयर हमने इन्वेस्टमेंट्स नहीं खरीदनी है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हमने इन्वेस्टमेंट्स बेचनी है, और इन्वेस्टमेंट बेचने से पहले हमने क्या करना है, प्रॉफिट में से पैसे निकालने हैं और किस में ट्रांसफ़र करने हैं, सिंकिंग फंड में। तो एंट्री क्या होगी, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ना एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि लास्ट ईयर यहाँ पर हम कितनी अमाउंट निकालें, यहाँ पर हम कितनी अमाउंट निकालें। वैसे तो हमें पता है कि 64,070 रुपीज़ हम निकाल रहे हैं हर साल, लेकिन जो हमें इंटरेस्ट मिलता है उससे कई बार 1-2 रुपये कम ज़्यादा हो जाता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सिंकिंग फंड अकाउंट बना लेना है। सिंकिंग फंड अकाउंट बनाकर हमें पता लगेगा कि लास्ट ईयर हमने कितनी अमाउंट जो है वो विड्रॉ करनी है। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही लेजर्स बना रखे हैं, डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स, सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंकिंग फंड अकाउंट बना लेते हैं, एंट्रीज पोस्ट करते हैं, वहाँ से हमें वो फिगर पता लग जाएगी कि लास्ट ईयर हमने कितनी फिगर डालनी है। तो देखो बच्चों, सिंकिंग फंड की जो एंट्री है 31 मार्च 2008 की है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। हम क्या लिखेंगे, बाय सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 2008 को कितनी अमाउंट निकाली हमने, 64,070। तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया 31 मार्च 2008 को
टू बैलेंस CD 64,070। ठीक है, उसके बाद जो ये क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर का हमारा क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 64,070 रुपीज़। और इस साल हमें क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है, और वो इंटरेस्ट हमने क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है सिंकिंग फंड में। ठीक है, तो सबसे पहले वो डालेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 2563। और उसके बाद जो ये हमने अमाउंट ट्रांसफ़र की है सिंकिंग फंड में वो डाल देंगे बाय सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 64,070। तो हम इसका क्या करेंगे, अब टोटल कर देंगे, तो वो हमारी क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD 1,30,703। ठीक है, तो ये आ गया 1,30,703। उसके बाद बच्चों जो ये क्लोजिंग बैलेंस है लास्ट ईयर का वो हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,30,703 रुपीज़। उसके बाद लास्ट ईयर जो है हमारे पास क्या हुआ है, हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो उसको हमने सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किया है, तो उसकी एंट्री डाल देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो उसकी अमाउंट है हमारे पास 5,228 रुपये। ठीक है, अब ये मैंने डाल दी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर वो जो लास्ट ईयर बाय सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा निकालना है, वो यहाँ पर कितना निकालना है, क्योंकि जब हमने डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करनी है वो 2 लाख रुपए की करनी है, तो हमने क्या करना है कि इसका टोटल 2 लाख रुपीज़ बनाना है। जितने रुपए 2 लाख रुपए से कम होंगे हम उतने रुपए लास्ट ईयर क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल लेंगे। 2 लाख में से इन दोनों को ऐड करके हम माइनस कर देंगे, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी, 64,069 रुपीज़। नॉर्मली हम 64,070 रुपीज़ निकालते हैं, तो इस साल ये फिगर बनेगी हमारी 64,069। क्यों, क्योंकि हमारा जो बैलेंस है वो 2 लाख रुपीज़ होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो पता लग गया आपको ये फिगर जो है वो कैसे आई है। तो वो फिगर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे 64,069 रुपीज़। तो ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई लास्ट ईयर वाली है। इसके बाद उन्होंने हमें क्या कहा है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं एट पार पर बेचनी है। इन्वेस्टमेंट्स हमने बेच दी जितनी उनकी वैल्यू बनती है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। उससे हमें पता लगेगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स उस दिन है कितने की। ठीक है, तो ये हमने सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट का परफॉर्मा बना लिया। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने ख़रीदी है 31 मार्च 2008 को, तो इसकी एंट्री क्या होगी, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट हो रहा है टू बैंक अकाउंट लिख के। तो यहाँ पर आ गया 31 मार्च 2008 को टू बैंक अकाउंट 64,070 रुपीज़, और यही इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस CD 64,070। तो जो ये क्लोजिंग बैलेंस है इन्वेस्टमेंट को, वो नेक्स्ट ईयर का क्या होगा हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। 1 अप्रैल 2008 का ये हमारा ओपनिंग बैलेंस बन गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 64,070। और 31 मार्च 2009 को हमने फिर इन्वेस्टमेंट्स खरीद ली हैं टू बैंक अकाउंट। कितने की खरीदी थी, 64,070 रुपीज़ जो हमने प्रॉफिट में से निकाले थे, प्लस जो इंटरेस्ट हमें मिला था, उन दोनों को मिलाकर 66,633 रुपीज़ की। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट्स थी हमारी, ये हो गई 1,30,703 रुपये की। तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया 31 मार्च
2009 को बाय बैलेंस CD, ठीक है, 1,30,703। और जो ये क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर का हमारा क्या होगा, 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस हो गया, 1 अप्रैल 2009 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,30,703 रुपीज़। तो बच्चों हमने 31 मार्च 2010 को इन्वेस्टमेंट्स बेची हैं, जितनी उनकी वैल्यू है उस पर बेच दी, मीन्स वो हमने कितने पर बेची हैं, 1,30,703 पर। 31 मार्च 2010 को हम क्या एंट्री करेंगे, जब इन्वेस्टमेंट्स बेचेंगे तो पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, तो यहाँ पर लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट 1,30,703। अब यहाँ पर हमें ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, क्योंकि जितने की इन्वेस्टमेंट है वो हमने उतने की बेच दी हैं। तो अब हम एंट्री पास करेंगे इस फिगर से इन्वेस्टमेंट्स को बेचने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, $1,30,703 से, ठीक है बच्चों। हमने इन्वेस्टमेंट अब बेच दी, पैसा आ गया। अब हमारी क्या होगी, डिवेंचर होल्डर्स का अमाउंट ड्यू हो जाएगी जो हमने उनको पे करनी है 31 मार्च 2010 को। तो एंट्री क्या होगी, 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर्स उन्होंने हमें वापस कर दिए, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितनी पेमेंट करनी है हमने उनको, 2 लाख रुपए की, ठीक है बच्चों। और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे। तो एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितनी, 2 लाख रुपए की, ठीक है बच्चों। उसके बाद लास्ट एंट्री हमारा 6 स्टेप क्या होता है कि जो पैसा हमने सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किया है, जो हमारा सिंकिंग फंड अकाउंट का बैलेंस है, ठीक है, ये बैलेंस हमने क्या करना है, जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है रिडम्पशन के बाद 31 मार्च 2010 को, ठीक है। तो ये अमाउंट कितनी है, 2 लाख रुपीज़। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्रीज पास कर देंगे साथ के साथ। एंट्री क्या होगी, 31 मार्च 2010 को सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट, 2 लाख रुपए। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हमने कैपिटल रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ना तो हमें प्रॉफिट हुआ है और ना ही हमें लॉस हुआ है। बच्चों एंट्रीज करने के बाद उन्होंने हमें लेजर अकाउंट्स भी बनाने के लिए बोला है। तो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट और सिंकिंग फंड अकाउंट ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो डिबेंचर्स अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट रह गए हैं। तो यहाँ पर जो डिबेंचर्स हैं वो 2007 1 अप्रैल को क्रेडिट हो रहे हैं। क्या लिख के, बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से, 2 लाख रुपए से। तो ये हमारा क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, टू बैलेंस CD 2 लाख रुपए। तो जो ये क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर का हमारा क्या हो जाएगा, 2008 अप्रैल 1 को ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 2 लाख रुपीज़। फिर ये 31 मार्च 2009 का हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इस दौरान ना तो हमने डिबेंचर्स जो हैं बेचे हैं और ना ही खरीदे हैं, कोई एंट्री नहीं है हमारे पास। तो ये नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2009 को
बाय बैलेंस BD 2 लाख रुपए। और इसके बाद बच्चों लास्ट एंट्री जो हमने की थी, यहाँ पर डिबेंचर्स अकाउंट क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं 31 मार्च 2010 को। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 31 मार्च 2010 को कितनी, 2 लाख रुपए। ठीक है, तो ये हमारे डिबेंचर्स ख़त्म हो गए। उसके बाद जो इंटरेस्ट है उसकी एंट्रीज हमने पास करनी है। इंटरेस्ट की एंट्री, फर्स्ट ईयर हमें जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ और वो इंटरेस्ट हमने ट्रांसफ़र किया, तो मतलब ये साथ के साथ ही ख़त्म होता जाएगा। 31 मार्च 2009 को हमें इंटरेस्ट मिला, तो एंट्री में क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2563 से। और ये इंटरेस्ट हमने क्या किया, सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर दिया उसी दिन जब हमें ये मिला 2563। ठीक है, तो इसका कोई बैलेंस नहीं बचा हमारे पास। तो सेम नेक्स्ट ईयर 2010 में हमें इंटरेस्ट मिला बाय बैंक अकाउंट, ये दूसरे साल और ये तीसरे साल 5228। और उसी दिन हमने इस इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर दिया 5228 रुपीज़। तो इसका कोई बैलेंस नहीं है हमारे पास, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग। और इसी के साथ जो ये कंसेप्ट है हमारा सिंकिंग फंड वाला वो कंप्लीट हो गया और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऑनलाइन क्लासेस जारी रखिए और हमारे साथ बढ़ते रहिए। थैंक यू।